हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स सुनील चैनल के ऊपर। आज हमारे इस चैनल के ऊपर हैं सैमी, जो कि एक अमेजन एडवर्टाइजमेंट स्पेशलिस्ट है। ये एड एजेंसी रन करते हैं, कोलकाता से बिलोंग करते हैं और इनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है अमेजन के ऊपर। ये अमेजन के सेलर भी रह चुके हैं बहुत सालों से, तो आज ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं अमेजन सेलर और अमेजन एड से रिलेटेड। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स और कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं जो कि आपके अमेजन सेलिंग जर्नी में बहुत ही हेल्प करने वाला है, स्पेशली अमेजन एडवर्टाइजमेंट को कैसे आपको रन करना चाहिए, क्या एग्जैक्ट प्रोसेस होता है, कौन से स्टेज में रन करना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, कौन सा कैंपिंग चलता है, कौन सा कैंपिंग नहीं चलता है। तो वो सारा टॉपिक्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें एंड अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अमेजन का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सैमी, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में, आप क्या करते हैं और कैसे इस ई कॉमर्स के फील्ड में आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुनील, फर्स्ट मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैं अगर बताऊं मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, तो मैं स्टार्ट किया था अपना जर्नी तब मैं था सेकंड ईयर। मैं बीटेक कर रहा था इंजीनियरिंग, और इंजीनियर सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं इंजीनियरिंग छोड़ के। तो वही सेकंड ईयर में मैं था। माय फादर पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट, तो पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया। मुझे कुछ करना था, तो मैंने क्या किया, चलो सेमेस्टर ना दे के सेमेस्टर फीस लेके लगभग 50,000 वो लेके मैंने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना अमेजॉन सेलिंग का बिजनेस FBA मॉडल में। 1 से 1.5 साल पे हम लोगों ने लगभग 30 लाख पर मंथ का रेवेन्यू अचीव कर लिया। मैं अपना दूसरे एक पार्टनर के साथ करता था, वो भी मेरे कॉलेज का ही फ्रेंड था। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोग सेल कर रहे थे कॉटन स्विंग, उसके बाद स्टील स्विंग, ये सब सेल कर रहे थे। और उसके बाद मैंने 1-1.5 साल रन करने के बाद मैंने वो हैंड ओवर कर दिया अपना पार्टनर को, क्योंकि मैंने देखा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और वहाँ से मेरा, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया था, अपना पूरा जर्नी शोकेस कर रहा था, तो अच्छा खासा इंक्वायरी आने लगा कि चलो आप इतना अच्छे से खुद रन कर रहे तो हम लोग के लिए भी रन कीजिए। तो वहाँ से मैंने अपना एजेंसी स्टार्ट किया। और अगर आप देखेंगे अभी अपना एजेंसी लगभग हम लोग 35+ टीम मेंबर्स हैं, अराउंड 150 मिलियन USD प्लस रेवेन्यू मैनेज कर रहे हैं एक्टिवली। और लगभग 2 दिन पहले हम लोगों ने अमेजॉन की तरफ से विनर अवार्ड जीता फॉर बेस्ट एजेंसी फॉर Q1। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं समी आप। देखा जाए तो आप पहले एक सेलर की तरह जुड़े थे अमेजन के ऊपर, और फिर देखा आपने कि बहुत प्रॉब्लम है मार्केट में, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कैसे अमेजन पे ग्रो करना है। फिर आपने सोचा कि एड एजेंसी रन करने का। आपको कितना साल हो गया एड एजेंसी का फिर? मेरा एक्सपीरियंस टोटल अमेजॉन फील्ड में 6 इयर्स हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सैमी, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं किसी भी सेलर के मन में जब वो अमेजन पे सेलिंग अपना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके हम सभी कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिक होता है कि कोई नया सेलर जब अपना लिस्टिंग करता है अमेजन पोर्टल के ऊपर, तो वो सोचता है कि अभी मैं एड्स रन स्टार्ट करूं या फिर कुछ दिन रुक के स्टार्ट करूं, देखूं पहले ऑर्गेनिक सेल आता है नहीं आता है। तो किस स्टेज में डिसाइड करना चाहिए हमको एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करने का? जी, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2-3 स्टेज होता है। सबसे पहले आप कोई भी सेल करेंगे या एड रन करेंगे, उससे पहले आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसमें कितना डिमांड है, उसमें कितना वॉल्यूम है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम अगर नहीं रहेगा आपका, अगर प्रोडक्ट बाकी सबसे थोड़ा बहुत या फिर किसी भी तरीके से आप अलग नहीं दिखा पा रहे, या फिर आप सेम कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करें जहाँ पे बिग ब्रांड्स है, 4-5 बिग ब्रांड्स है, क्योंकि बिग ब्रांड्स हमेशा अपना सेल लेके जाते हैं ब्रांडेड कीवर्ड से, जिस कीवर्ड में उनका ब्रांड नेम रहता है। तो उसको अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करके आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। अभी स्टेजेस होता है इस तरीके से। फर्स्ट स्टेज, आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया। अभी बहुत सारे सेलर्स लिस्ट करते ही एड स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको ये देखना है कि अगर आप एड स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आपका लिस्टिंग अभी एड लेने के लिए तैयार है या नहीं है। क्योंकि अगर बिना तैयारी के आप एड रन करेंगे, तो क्योंकि एड का काम है ट्रैफिक लेके आने का, एड तो आपको ट्रैफिक लेके आ जाएगा, उसके लिए आपको कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रैफिक आपका लिस्टिंग पे है, लेकिन क्या वो सेल होगा, क्या वो परचेज करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपके लिस्टिंग के ऊपर ना रिव्यूज है, ना प्रॉपर आपका शायद लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज आपने लिस्ट किया। सेकंड स्टेज आपको ऑप्टिमाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से। इमेजेस हुआ, आपका सब इमेजेस अच्छे से डाला हुआ है कि नहीं है,
आपने वीडियो डाला हुआ कि नहीं है, आपने ए प्लस कंटेंट सही से लिखा है कि नहीं है, आपका ए प्लस में सही इमेजेस यूज किया है कि नहीं किया है। दूसरा आपका ब्रांड स्टोरी मॉड्यूल, नेक्स्ट आता है Q&A सेक्शन, उसके बाद आता है फर्स्ट पेज रिव्यूज, ये सब अच्छे से ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, उसके बाद आप जा सकते हैं एग्रेसिवली ऑन एड्स। आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर लिया पूरा। थर्ड स्टेप आ जाता है यहाँ पे, एड्स धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए रेलिवेंट ट्रैफिक भेज के। मैक्सिमम सेलर्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिक टारगेटिंग स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक टारगेटिंग क्योंकि Amazon आपको बताता होगा, या फिर जो अकाउंट मैनेजर Amazon प्रोवाइड करता है वो भी बताता है ऑटोमेटिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ईजी है। तो ऑटोमेटिक जैसे आप स्टार्ट करते हैं, आपका लिस्टिंग के ऊपर बिल्कुल डेटा नहीं है, Amazon को पता ही नहीं है कि ये लिस्टिंग पे कहाँ पे सेल आएगा, कौन से कीवर्ड में सेल आएगा, क्योंकि उनके पास डेटा है नहीं। तो Amazon क्या करता है ना, बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर शो करना स्टार्ट करता है जो आपके लिए रेलिवेंट है नहीं। कोई अगर सोचिए आपका प्रोडक्ट है कैट हार्नेस या डॉग हार्नेस, आपका डॉग का बेल्ट रहता है ना वो वाला, तो कोई अगर सर्च करता है ना कैट हार्नेस या फिर कैट कुछ सर्च करता है तो भी आपका प्रोडक्ट शो हो सकता है, लेकिन वो तो बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएगा ना, वो तो परचेज करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको इनिशियली जो ट्रैफिक भेजना है वो रेलिवेंट ट्रैफिक भेजना है। किस तरीके से आप भेज सकते हैं, एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच कैंपेन रन करके, जहाँ पे आपने जो कीवर्ड ढूंढा है इनिशियली अपना प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए, वो कीवर्ड्स आप यूज कीजिए 30-40, उसको आप यूज करके रन कीजिए आपका एग्जैक्ट एंड फ्रेज मैच कैंपेन, और एक हफ्ता रन करने दीजिए, और उस 1-2 हफ्ते में आप रिव्यूज गैदर कीजिए। 20-25 रिव्यू अच्छा रिव्यू नंबर है जब आप एग्रेसिव जा सकते हो उसके बाद एड्स में। सो बेसिकली पहले में सेलर्स को ये ध्यान देना है कि उनका लिस्टिंग कितना अच्छा है, बढ़िया से उनको ए प्लस लिस्टिंग अपना क्रिएट करना है। उसके बाद जब वो एड्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले उनको कीवर्ड्स के का ध्यान देना है, कौन से कीवर्ड्स को उनको टारगेट करना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स को नहीं टारगेट करना चाहिए। तो ये इनको बेसिक आइडिया एक होना चाहिए। तो जैसे आपने कीवर्ड्स का बात किया, तो अगर हमको कीवर्ड्स रिसर्च करना है, फिर मुझे देखना है कि मेरा मान लीजिए गार्डनिंग में मेरा प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसमें कौन-कौन सा मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड सर्च होते हैं, या फिर कौन से कीवर्ड्स को मैं डालूँ अपने एडवर्टाइजमेंट में, तो वो कैसे पता चलता है सेलर्स को? जी जी, मैं पूरा आपका प्रोसेस का ओवरव्यू देता हूँ। तो सोचिए आपका प्रोडक्ट है वाटर बॉटल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मेन कीवर्ड है वो जाके Amazon पे सर्च करते हैं वाटर बॉटल। अभी क्या होगा ना, सब जो प्रोडक्ट्स उसके लिए रैंक हो रहा है, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग या तो रेलिवेंसी, वो शो होता है A to Z। अभी वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप कुछ भी टूल यूज कर सकते हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट, कुछ भी, वहाँ पे वो डाल के हम लोग ये देखते हैं कि सेल हाईएस्ट टू लोएस्ट कौन सा है, और बेस्ड ऑन सेल्स हाईएस्ट टू लोएस्ट हम लोग टॉप 10 कंपीटिटर चूज करते हैं कि चलो ये 10 कंपीटिटर है जिसमें सबसे ज्यादा सेल आ रहा है, तो ये हुआ अपना टॉप 10 कंपीटिटर्स। तो उस टॉप 10 कंपीटिटर्स को लेके हम लोग रिवर्स एसाइन टूल में डालते हैं। तो ये रिवर्स एसाइन टूल क्या करता है, उस एक एक कंपीटिटर का कौन सा कीवर्ड के लिए इंडेक्स हो रहा है और कौन सा पेज पे अभी उनका प्रोडक्ट लिस्टिंग शो कर रहा है, वो पूरा दिखाता है कि चलो अगर कीवर्ड है वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल के लिए ये साइन 1 कौन सा पेज पे शो कर रहा है, कौन सा पोजीशन पे वो शो करता है। तो वहां से हम लोग को पूरा निकलता है कि चलो टोटल 300-400 कीवर्ड है जो आपका आ जाता है लिस्ट, और वहां पे ये शो करता है आपका फर्स्ट कॉलम में आता है कीवर्ड्स, उसके बाद आता है ए साइन 1, ए साइन 2, ए साइन 3 करके ए साइन 10। अब यहाँ पे शो करता है इस कीवर्ड के लिए ए साइन 1 कहाँ पे रैंक हो रहा है, कीवर्ड 2 के लिए ए साइन 2 कहाँ पे रैंक हो रहा है, या फिर कीवर्ड 2 के लिए ए साइन 3 कहाँ पे रैंक हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स निकालते हैं कि जहां पे मिनिमम 3 कंपीटिटर 10 में से फर्स्ट पेज में होना चाहिए। अगर मिनिमम 3 कंपीटिटर कोई भी कीवर्ड के लिए फर्स्ट पेज पे है, मतलब वो कीवर्ड रेलिवेंट है, क्योंकि अगर 3 कंपीटिटर 10 में से जो अच्छा सेल लेके जा रहा है उस कीवर्ड के ऊपर फोकस कर रहा है, मतलब वो रेलिवेंट है। और हाई वॉल्यूम होना चाहिए, हम लोग जो वॉल्यूम देखते हैं 300 से ज्यादा सर्च वॉल्यूम होना चाहिए मंथली। तो उसके बाद आप नैरो डाउन करेंगे ना, तब आपको रेलिवेंट 30 से 40 कीवर्ड्स मिलेगा, उससे ज्यादा बहुत कम मिलता है। तो वो सब कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच में। एक एक कैंपेन में जनरली हम लोग 4 से 5 कीवर्ड डालते हैं। तो अगर आपका 40 कीवर्ड्स है तो आपका टोटल 10 कैंपेन क्रिएट करना होगा एग्जैक्ट मैच का, और सेम 10 कैंपेन क्रिएट करना होगा फ्रेज मैच का, सेम कीवर्ड लेके। सो यहाँ पे आपको एक टोटल प्रोसेस है कीवर्ड रिसर्च का, जो कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम उसमें। मोस्टली ये हीलियम 10 वगैरह यूज़ करते हैं बहुत सारे सेलर्स। फ्री टूल्स कोई है क्या इसके लिए? फ्री टूल्स है नहीं जो ये सब डेटा आपको प्रोवाइड कर सकता है अभी तो फिलहाल। अच्छा, अमेज़न पोर्टल के ऊपर अगर किसी को चाहिए कि नहीं मुझे कीवर्ड्स जानना है, मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? आप या तो मैनुअली कर सकते हैं, मैनुअली इनकॉग्निटो मोड पे जाके कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और पेज बाय पेज स्क्रॉल करके देख सकते हैं कहाँ पे रैंक हो रहा है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे शो कर रहा है।
या फिर कोई टूल हम्म। यूज़ कर सकते हैं जो आपको डायरेक्टली एक बार में सब डेटा दे देगा। करेक्ट, करेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर सेलर्स का लिस्टिंग अच्छा है, अब सेल्स कुछ-कुछ आ रहे हैं, रिव्यूज़ अच्छा आ गया है। अब वो डिसाइड करता है एडवर्टाइज़मेंट करने का, तो उसके पास क्या-क्या ऑप्शन रहता है, कौन-कौन से टाइप्स के एडवर्टाइज़मेंट होते हैं और अमेज़न किस बेसिस पे चार्जेस करता है एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर? जी, मैक्सिमम सेलर्स जो यूज़ करते हैं वो हुआ आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, ठीक है? हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट 80% बजट उनका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड में जाता है। दूसरा आपका आता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, दूसरा आता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। एक और ऑप्शन है डीएसपी जो बहुत कम सेलर्स को एक्सेस है, जो अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहे हैं, वो भी शेयर्ड एक्सेस मिलता है इंडिया पे। यूएस पे खुद मैनेज एक्सेस मिल सकता है। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में आपके पास जो टारगेटिंग आ जाता है, कीवर्ड टारगेटिंग, दूसरा आपका आ जाता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। मतलब 2 हुँ, ऑप्शन है, एक वो ऑटोमेटिक, दूसरा वो मैनुअल। ऑटोमेटिक मैनुअल। एज़ बाय द नेम ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है, सिंपली आप सेट कर दीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मैनुअल जो टारगेटिंग है, वहाँ पे आप कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं या प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हैं। मतलब हुँ, कोई अगर किसी प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर है, उस प्रोडक्ट लिस्टिंग को आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब अभी आपका प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर शो करेगा। तो ये 2 तरीका है। अभी अच्छा। कीवर्ड कीवर्ड मैच के ऊपर मैं अगर जाता हूँ, कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर मैनुअल में, वहाँ पे आपका आ जाता है एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच। एग्जैक्ट हुँ, हुँ, मैच जो है वो ज़्यादातर लोग इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया इनिशियल जो रेलिवेंट ट्रैफिक है, वो एग्जैक्ट मैच से हम लोग भेजते हैं एंड फ्रेज मैच से। तो फ्रेज मैच का काम वही है, आपका लॉन्ग टेल वर्जन ढूँढना। सोचिए आप एक कीवर्ड रन करें वाटर बॉटल, कोई कस्टमर हुँ, जाके हुँ। सर्च करता है वाटर बॉटल फॉर किड्स, तब भी आपका ओके। प्रोडक्ट शो होगा। तो वो शो होगा क्योंकि आप फ्रेज मैच में रन कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट में हुँ, क्या हुँ, होता है, एग्जैक्ट में आपका अगर कोई सर्च करता है वाटर बॉटल्स या वाटर बॉटल, तभी आपका शो होगा। हुँ, तो इस तरीके ओके। से आपका बेसिकली कुछ टारगेटिंग्स अवेलेबल है और जो चार्ज होता है वो होता है आपका बाय क्लिक। हालाँकि आपका ब्रांड एड्स में, डीएसपी में कुछ-कुछ ऑप्शन है जहाँ पे इंप्रेशन में चार्ज होता है। तो डिस्प्ले एड्स जो ब्रांड एड्स है ये बहुत कम सेलर्स रन करते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स 80% रन किया जाता है आपके हिसाब से। तो मुझे ये बताइए कि डिस्प्ले एड्स रन करने का क्या फ़ायदा होता है? स्पेशली अगर मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्प्ले एड्स रन कर रहा हूँ, तो उसका क्या फ़ायदा रहता है? डिस्प्ले एड्स में कुछ ऐसे-ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बाकी एड्स में प्रोवाइडेड नहीं है। जैसे आपका अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर कोई कस्टमर आता है और वो बिना हुँ, परचेज़ किए हुए चला जाता है, तो आप उनको रिटारगेट कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट से। या फिर कोई आपका प्रोडक्ट 1 महीने पहले परचेज़ किया था, उसको आप अपना प्रोडक्ट फिर से भेज सकते हैं। मतलब शो कर सकते हैं परचेज़ करने के लिए। सोचिए ओके। आपका टूथपेस्ट है, हर एक मंथ जो खत्म हो जाता है, तो ये उन सब प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये हुँ, कुछ फीचर्स है जो एक्स्ट्रा है और हर एक एड्स का अलग-अलग प्लेसमेंट है। तो सेलर्स का मेन हुँ, फोकस वही रहता है कितना ज़्यादा अपने आप को शो कर सके, अपना प्रोडक्ट को शो कर सके। तो वही चीज़ है, हर ओके। एक एड्स का डिफरेंट प्लेसमेंट है और जैसे-जैसे आप जाते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स छोड़ के, स्पॉन्सर्ड हुँ। ब्रांड्स या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, वो एक्सपेंसिव हो जाता है ज़्यादा। सो बेसिकली डिस्प्ले एड्स आप जैसे बता रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स के ऊपर रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं, जो बार बार कस्टमर ऑर्डर करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा काम करता है डिस्प्ले एड्स वगैरह। हुँ, हुँ। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जब हम बजट अपना डिसाइड कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एड हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बजट किस हुँ, हुँ। बेसिस पे हम डिसाइड करें? मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है ₹1000, तो मैं हुँ, उसके हुँ। के ऊपर कितना खर्च करूँ और कितने दिनों तक मैं एड्स को रन करूँ? देखिए एड्स तो आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, ठीक है? हुँ, लेकिन हुँ। इनिशियली जैसे आप एड स्टार्ट करते हैं, आपका ए-कॉस्ट ऊपर रहता है, बहुत ऊपर रहता है, हाई रहता है। अभी आप एड्स में ज़्यादा खर्चा करते हैं सेल ला के लेके आने के लिए क्योंकि अमेज़न के पास डेटा नहीं है, आपका हुँ, प्रोडक्ट हुँ। न्यू है। धीरे-धीरे जैसे आपका रिव्यूज़ बढ़ता है, आपका ए-कॉस्ट गिरना स्टार्ट होता है, अभी आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर बढ़ता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है यहाँ पे आपका बजट कैसे डिसाइड करें। तो बजट डिसाइड करने का यहाँ पे हम लोग जैसे करते हैं, आपका सोचिए एक कैंपेन है जिसमें आप 5 कीवर्ड रन कर रहे हैं और वहाँ पे आपका सीपीसी आपने सेट किया ₹5। तो ₹5 अगर आपने सीपीसी सेट किया है, तो आपको 20 क्लिक्स लेके आने के लिए कितना स्पेंड करना होगा? लगभग ₹100। 2 तो अगर आपका सोचिए 5 कीवर्ड्स हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे बजट सेट कर सकते हैं ₹500। लेकिन क्या होता है ना इनिशियली जब आप कैंपेन सेट करते हैं तो पूरा बजट कंज़्यूम नहीं होता है, बहुत कम स्पेंड होता है, क्योंकि इंप्रेशन धीरे-धीरे ओके। बढ़ता है। तो आपका बजट बहुत कम स्पेंड होता है और मैं क्या करता हूँ हमेशा कुछ जनरल रूल नहीं है कि ये बजट से आपको स्टार्ट करना है। आप इनिशियली हुँ, कुछ भी हुँ। स्टार्ट कीजिए और उसके बाद देखिए कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप देखते हैं कि आउट ऑफ बजट हो रहा है, तो आप हुँ, हुँ। इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर कंसेक्यूटिवली 2-3 दिन आउट ऑफ बजट जा रहा है आपका कैंपेन, तब आप बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय 15-20%। और अगर ज़्यादा खा रहा है लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तब डिक्रीज़ कर सकते हैं।
तो वही चीज़ है, आप डेटा देख के हमेशा डिसीजन लीजिए, कोई सेट रूल मत रखिए कि हाँ, ये रूल है। हुँ। तो पहले हमको टेस्टिंग करना चाहिए और डेटा को एनालिसिस करना है कि क्या जी। हमारा डेटा बता रहा है, क्या कैसा हमारा इंप्रेशन है, क्लिक कितने आ रहे हैं, क्लिक के बाद फिर कन्वर्जन कितना हो रहा है। वो सारा डेटा को देख के हमको फिर डिसाइड करना है आगे कितना बजट से हमको एड्स रन करना जी। है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। मान लीजिए कोई ओल्ड प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में है, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मैं भी उसी के हुँ, हुँ। प्रोडक्ट का ब्रांड एक लॉन्च कर रहा हूँ। एंड मुझे उसको आउट परफॉर्म करना है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है या फिर बड़े ब्रांड्स को बिल्कुल बीट नहीं किया जा सकता या फिर एड्स के थ्रू या फिर ए प्लस लिस्टिंग के थ्रू कुछ ना कुछ उपाय होता है? जी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग कीवर्ड्स को बोलते हैं, कुछ कीवर्ड्स को बोलते हैं आउटलायर कीवर्ड्स। अभी ओके। आउटलायर कीवर्ड्स क्या होता है? आउटलायर कीवर्ड्स होते हैं ऐसे-ऐसे कीवर्ड्स जिसके लिए जो ब्रांड्स होते हैं वो रैंक नहीं कर रहा है, लेकिन उस कीवर्ड में वॉल्यूम अच्छा खासा है। सर्च वॉल्यूम है, लेकिन आपका बिग ब्रांड्स उसके लिए रैंक नहीं कर रहे, क्योंकि कीवर्ड्स है हज़ारों, ठीक है? और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ब्रांड सब कीवर्ड्स के रैंक करे, ठीक है? हुँ, तो हमेशा उस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूँढना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आप रैंक करा सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन रहता है ऐसे आउटलायर कीवर्ड्स ढूँढना जहाँ पे हम लोग का कंपटीटर रैंक नहीं कर रहा है। अगर आप एक फेमस ब्रांड को टारगेट करें या फिर कोई ऐसे ब्रांड को टारगेट करें जिसमें रिव्यूज़ बहुत सारा है, तो आपको भी मेक श्योर करना है आपका रिव्यूज़ भी अच्छा खासा रहे। क्योंकि कस्टमर को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि क्यों वो आपका परचेज़ करे, क्यों वो वाला परचेज़ ना करे आपके कंपटीटर का। तो वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और मार्केट में हमेशा आप शेयर ले सकते हैं, मार्केट शेयर हमेशा ले सकते हैं, क्योंकि अमेज़न ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे वो कीवर्ड सेंट्रिक है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक ब्रांड है हमेशा 100% कीवर्ड्स का रैंक होता है। कुछ-कुछ छोड़ जाता है, जिसके ऊपर आप इनिशियली टारगेट बनाते हैं और उसको बीट करते हैं पहले, और जैसे वो बीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट टारगेट लेते हैं, और जब तक आप नेक्स्ट टारगेट लेते हैं, टारगेट 2 लेते हैं, तब तक आपका रिव्यूज़ भी ऐसे हो जाता है कि वो आप उनसे कम्पीट कर सकें, ठीक है। हालाँकि आप सिर्फ़ उनका कुछ मार्केट शेयर ले सकते हैं, पूरा सेल तो ले नहीं सकते, पूरा सेल लेके आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना होगा, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ बिल्ड करना होगा, तो वो फॉर नॉर्मल सेलर पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज़ स्कोप, मतलब हमेशा चांस रहता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल ला पाएँ। अब भले ही कितना भी जी, कॉम्पिटिशन है, अच्छा से अगर कीवर्ड रिसर्च किया जाए, किस टाइप का मतलब प्रोडक्ट कंपटीटर बेच रहा है, हम किस टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कहीं न कहीं स्कोप रहता है प्रोडक्ट्स को स्केल करने के लिए या फिर अच्छा सेल्स लाने के लिए। तो बिल्कुल। एक क्वेश्चन सेलर्स का रहता है कि जैसे हम लोग एडवर्टाइज़मेंट रन किए, मान लीजिए 1 महीने के लिए एडवर्टाइज़मेंट मैंने रन किया अपने लिस्टिंग के ऊपर, तो जब मैं एडवर्टाइज़मेंट करना बंद कर देता हूँ, तो जो ऑर्गेनिक सेल आ रहे थे, वो भी कम जाते हैं। तो ये क्या प्रैक्टिकली होता है या फिर इसके पीछे का क्या रीज़न होता है? जी, देखिए आपका एड्स का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। अगर आप देखेंगे ना एड्स कितने जगह शो होता है, मतलब ज़्यादातर यस। प्लेसमेंट जो है वो एड से आता है, वहाँ पे आपका ऑर्गेनिक प्लेसमेंट बहुत कम है। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको एड से ज़्यादा सेल आएगा। एक हुँ, जनरल रूल हम लोग देखते हैं कि 1:4, मगर मतलब अगर आपका लिस्टिंग मैच्योर्ड है, तो अगर आपका 1 सेल आ रहा है एड से, तो आपको 4 ऑर्गेनिक ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन अभी ओके। अमेज़न में बहुत सारे प्लेसमेंट है जो सिर्फ़ एड से मिलता है। तो वही है, एक फ्लाईव्हील इफ़ेक्ट है। अगर आप एड्स बंद कर देते हैं, तो आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर भी धीरे-धीरे डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि अभी आपका शो नहीं हो रही ज़्यादा। हुँ, तो हुँ। आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, पूरा बंद तो कोई नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग फ़ोकस करते हैं जितना कम स्पेंड कर सकें। हम लोग बोलते हैं टैग कॉस्ट, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। अगर आपका टोटल एक दिन में ₹1000 का सेल आ रहा है, उसमें आप कितना स्पेंड कर रहे हैं? अगर आप ₹100 का ओके। स्पेंड करके ₹1000 का टोटल सेल लेके आ रहे हैं, एड प्लस ऑर्गेनिक, मतलब आप 10% स्पेंड कर रहे हैं। तो उस नंबर को जैसे हम लोगों ने क्लाइंट्स मैनेज किया जो 1% टैकोस है, 4% टैकोस है, मतलब सिर्फ 4% स्पेंड करते हैं, ₹4 स्पेंड करते हैं ₹100 का ऑर्डर लेके आने के लिए। तो इस तरीके का नंबर में आपको पहुंचना होगा, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका लिस्टिंग मैच्योर्ड होता है। और अगर आप ऐड बंद कर देंगे, तो आपका ये सेल्स का इफेक्ट भी धीरे धीरे बंद हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ओके। मान लीजिए एक ऐड मैंने चलाया 1 महीने के लिए, 1 वीक के लिए मैंने बंद किया, फिर उसको मैंने स्टार्ट किया। तो क्या वो सेम ऐड वही रिज़ल्ट ला के दे सकता है या फिर वो फिर स्टार्टिंग से डेटा कलेक्ट करेगा? ये ना पूरा एक मतलब स्प्लिट टेस्ट जैसा है। हम लोगों ने देखा है कभी ओके। कभी सेम परफॉर्म करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो ये हुँ, पूरा है कि कौन सा कैंपेन आपका कैसा परफॉर्म करेगा, ये पूरा इंडिविजुअल डिपेंड करता है, और तब का ओके। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये किस डेटा के ऊपर रिलाई करके ये डिसीजन होता है, ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करे,
सेम परफॉर्म करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल परफॉर्म करना बंद कर दे। तो ये बिल्कुल मतलब लक के ऊपर है। टेस्ट करने से ही पता चलेगा, ऐसा बोल नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल। एंड अगर मान लीजिए कोई कैंपिंग हमारा अच्छा काम कर रहा है, प्रॉफिटेबल सेल्स है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा है और मुझे और स्केल करना है उसको, तो स्केलिंग के लिए क्या मेथड फिर रहेगा? देखिए, स्केलिंग के लिए कैंपेन को बहुत सारा ऑप्शंस है। फर्स्ट जो हम लोग स्केल में करते हैं, आपका मेन गोल हमेशा रहना चाहिए कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर आपको एग्जैक्ट मैच रन करना है। तो फर्स्ट आप कैंपेन रन करें तो आप वहां से ऐसे सर्च टर्म निकल जाएगा आपका जिसमें आपको 3+ ऑर्डर मिला है, 3+ ऑर्डर एट अ गुड ए कॉस्ट, उसको आप निकाल लीजिए। अब अगर वो शॉर्ट टेल है, मतलब 2 वर्ड है या फिर 1 वर्ड 2 वर्ड है, तो उसको आप एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच दोनों में रन कीजिए। सिंगल कीवर्ड कैंपेन, मतलब एक कैंपेन में एक ही कीवर्ड होगा। अभी ये हुआ स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप हुआ आपको एक्सट्रैक्ट करना है कीवर्ड, सेकंड स्टेप हुआ एग्जैक्ट मैच फ्रेज मैच रन करना है। अभी आपका थर्ड स्टेप होगा ये कैंपेन जो आपने क्रिएट किया सेकंड स्टेज में, इसको एनालाइज करके ये देखना है कि कौन सा प्लेसमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक एक कैंपेन में आप देखेंगे आपका टॉप ऑफ द सर्च हुआ, प्रोडक्ट पेज हुआ, रेस्ट ऑफ द सर्च हुआ, ये 3 प्लेसमेंट आता है। हालांकि रेस्ट ऑफ द सर्च को आप अलग से ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने कुछ वेज ढूंढ लिया जिसमें हो सकता है थोड़ा बहुत। वहां से आपको मिल जाएगा कि कौन सा ये जो कीवर्ड है, सोचिए वाटर बॉटल फॉर किड्स, ये वाला कौन सा प्लेसमेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टॉप ऑफ द सर्च या प्रोडक्ट पेज। तो वहां से आपको मिल जाएगा एक प्लेसमेंट, तो उसको आप फर्दर दूसरा कैंपेन क्रिएट कीजिए ओनली फोकस्ड ऑन वो वाला प्लेसमेंट, टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट। तो इस तरीके से मैक्सिमम आप स्केल करेंगे और आपको लास्ट अल्टीमेट हो गया प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट ऑप्टिमाइज हो गया, प्लस आपका कीवर्ड भी ऑप्टिमाइज हो गया, क्योंकि आपको कीवर्ड भी मिल चुका है जिसमें ऑलरेडी अच्छा सेल है और उस कीवर्ड का टॉप परफॉर्मिंग प्लेसमेंट भी मिल चुका है। तो जितना ज्यादा नैरो हो सकते हैं आप, उतना ज्यादा नैरो जब होंगे तब आपका एक कॉस्ट गिर जाता है, एक कॉस्ट सिंगल डिजिट हो जाता है तब। तो यहाँ पे फिर हमको बजट ही बढ़ाना रहता है अपना कैंपिंग में। बजट का जो फॉर्मूला है ना, हम लोग बजट जनरली अगर सोचिए एक कीवर्ड के ऊपर कैंपेन है तो ज्यादा बजट देके तो फायदा है नहीं, क्योंकि वो खाएगा नहीं। आप वहां पे 100 से 200 रुपए का बजट दे सकते हैं, हालांकि वो खाएगा नहीं शायद उतना ज्यादा बजट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-2 दिन तक आपने देखा अगर बजट ओवर बजट जा रहा है, मतलब बजट खत्म हो रहा है, आउट ऑफ बजट जा रहा है, अगर ये कंटिन्यूअस 2 दिन 3 दिन तक होता है, तब जाके आप 15-20% तक इंक्रीज कीजिए। कब इंक्रीज करेंगे? जब परफॉर्म कर रहा है अच्छा। अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छा, तब इंक्रीज करके फायदा है नहीं। अगर कोई कैंपिंग मान लीजिए परफॉर्म करना बंद कर दिया, पहले परफॉर्म कर रहा था, अब धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस कम होते जा रहा है, तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है और इसको कैसे फिर रिकवर कर पाएंगे? देखिए, कैंपेन परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, हम लोग बोलते हैं ना CTR, क्लिक थ्रू रेट इज द डॉक्टर ऑफ एड्स। CTR आपको ये बताता है कि आपका एड्स अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सिनेरियो में आ जाते हैं कि एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो एड्स अच्छा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब आपका CTR नीचे जा रहा है, ज्यादा लोग क्लिक नहीं कर रहे। तो क्या ऐसे रीजन हो सकता है कि आपका CTR कम हो रहा है? तो यहाँ पे ना 5-6 रीजन होता है, मैं आपको 1 by 1 बताता हूँ। फर्स्ट जो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर आ जाता है वो है आपका मेन इमेज। अब देखते हैं कोई भी एड में कस्टमर को दिखता है मेन इमेज, टाइटल, प्राइस, डिलीवरी टाइम, अगर कोई कूपन रन हो रहा है तो वो। तो ये 5-6 चीज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जो नेक्स्ट इन्फ्लुएंस करता है वो है टारगेटिंग। क्या आपका जो कीवर्ड्स यूज करे वो रिलेवेंट है आपके लिए या नहीं है? जैसे मैंने बताया था, अगर आप कैट प्रोडक्ट है, आप डॉग प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट करें तो वो हुआ इररिलेवेंट। तो ये 5-6 चीज इनिशियल हो जाता है आपके ऊपर। फर्स्ट हुआ मेन इमेज, क्या वो सही है? विद इन 2 to 3 सेकंड कस्टमर देख के वो समझ में आ रहा है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। आप 90 to 95% स्पेस यूज कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट आपका मेन इमेज का या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइसिंग। क्या आपका प्राइसिंग जहां पे आप अपना एड शो कर रहे हैं वहां पे बाकी कंपटीटर्स का सेम टाइप ऑफ प्राइस है, या फिर आपका प्राइस है 499, आपका कंपटीटर का है 2000, 3000, या फिर ऐसा है कि आपका प्राइस है 2000, बाकी आपका कंपटीटर जहां पे आपका एड शो हो रहा है वो है आपका बहुत कम, क्योंकि तब आपका CTR मिलेगा नहीं, क्योंकि आप इररिलेवेंट जगह पे अपने आप को शो कर रहे हैं। तो ये हो जाता है नेक्स्ट। उसके बाद आ जाता है डिलीवरी टाइम। हमेशा आप देखेंगे ना, हम लोग बहुत ज्यादा ऐसा हो चुके हैं कि हम लोग को अभी ऑर्डर किए मतलब 1-2 घंटे में चीज चाहिए, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज हो चुका है। अभी कस्टमर क्या चाहता है, वो अगर पैसा दे रहे हैं, क्योंकि अभी मोर देन 90% जो परचेस होता है वो बाई ऑनलाइन परचेस होता है, ठीक है। COD बहुत कम हो गया है अभी इंडिया में भी। तो अगर वो अभी पे कर रहे, वो चाहते हैं जितना जल्दी प्रोडक्ट मिल सके उनको, तो वहां पे आपका उस एड में ज्यादा CTR आता है, क्लिक्स आता है, जिसमें डिलीवरी टाइम सबसे फास्ट होता है।
अभी हम लोग का एक क्लाइंट था ओके। जो 20 to 30 लाख का रेवेन्यू कर रहे थे, वो विद इन 1 मंथ 67 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्ट्स को मल्टीपल स्टेट्स में भेजना स्टार्ट किया, मल्टीपल स्टेट्स का एफबीओ ओके। वेयरहाउस, ताकि ओके। डिलीवरी टाइम कम हो जाए। और डिलीवरी टाइम जैसे कम हुआ, आप देखिए विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स, ऑलमोस्ट 30 to 40 डेज, उनका 40 लाख से लेके 67 लाख तक इंक्रीज हुआ, जस्ट बिकॉज ये चेंज हुआ, और कुछ नहीं किया डिलीवरी। उन्होंने, ना प्रोडक्ट्स ऐड किया। यस। हाँ, तो ये हुआ थर्ड चीज, आपका डिलीवरी टाइम। नेक्स्ट, अगर कोई कूपन आप रन करे, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपका सीटीआर इंक्रीज करने का। अभी नेक्स्ट जो आ जाता है वो हो जाता है कंपटीटर्स का। कंपटीटर्स का क्या है? कंपटीटर्स का यहाँ पे है आपका क्या कंपटीटर्स आपका उनका प्राइस चेंज कर रहे हैं, क्या कंपटीटर्स उनका मेन इमेज चेंज किया है, तो ये सब चीज भी इंपैक्ट करता है आपका एड्स का परफॉर्मेंस गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो हम लोग हमेशा ना मार्केट ट्रैकर यूज करते हैं, जो आपको अलर्ट भेजता रहता है अगर कोई भी चेंज होता है कंपटीटर्स का रैंकिंग में। कंपटीटर्स अगर आपसे ज्यादा आगे आ गया रैंकिंग में, तो आपका सीटीआर ड्रॉप हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें हमेशा डिपेंड करता है आपका एड्स का परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा कि नहीं होगा। बहुत अच्छा इंसाइट दिया आपने। बहुत कम सेलर्स इस चीज़ को नोटिस कर पाते हैं। जब हमारा एड शो किया जा रहा है सेलर को, तो सामने में उसको क्या-क्या दिख रहा है वो बहुत मैटर करता है। डील्स हो गया, डिलीवरी टाइम हो गया, इमेजेस हो गए। तो सेलर्स इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से नोट कीजिए। अगर कोई भी इससे बाहर डाउट भी आता है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सैमी और हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बिडिंग जब हम डिसाइड करते हैं किसी ऐड के ऊपर, मुझे बिड करना है, कंपटीटर ₹5 दे रहा है, सीपीसी दे रहा है, मुझे उसके ऊपर दिखाना है ऐड को। तो बिडिंग कितना हद तक काम करता है? मैं अगर ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहा हूँ तो क्या ये ज़रूरी है कि मेरा जो प्रोडक्ट है ऊपर शो करेगा? जी, जी, जी। तो क्या होता है ना, आप बिडिंग के ऊपर आपका प्रोडक्ट कहाँ शो करेगा बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो अमेज़न का ओके। जो रेलेवेंसी का मैट्रिक है, ठीक है? अमेज़न एड्स जो शो करेगा कि नहीं करेगा, पूरा डिपेंड करता है रेलेवेंसी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंपेन। तो यहाँ पे क्या होता है, चाहे सोचिए आपका कंपटीटर जो अभी फर्स्ट शो कर रहे हैं एड के प्लेसमेंट में, वो है ₹5 का बिड कर रहे हैं। आपने बिड लगाया ₹50 का, फिर भी आपका एड शो नहीं होगा अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो। रेलेवेंट नहीं है मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? रेलेवेंट नहीं है मतलब ऐसा हो सकता है कि वो वाला कैंपेन आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आया है पहले, आपका कैंपेन हिस्ट्री अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आपका डिलीवरी टाइम ज्यादा है आपका कंपटीटर से, ऐसा हो सकता है आपका सेलर रेटिंग अच्छा नहीं है आपका कंपटीटर से। तो ये सब फैक्टर डिपेंड करता है कि रेलिवेंसी कितना होगा। और रेलिवेंसी अगर आपका हाई है तो आपका एड ₹3 का बिड में भी, जहाँ पे आपका कंपटीटर ₹5 का बिड कर रहे हैं, आपका पहले शो होगा। तो ये सब पूरा एल्गोरिदमिक चीज हो अमेज़न अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है आपका बिडिंग। तो बिड आप चाहे हाई रखे या लो रखे, वो डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब प्राइम डे वगैरह होता है ना, तब आप देखेंगे सजेस्टेड बिड बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वो एवरेज काउंट करता है ना। तो आप भी एज एन एवरेज आप थोड़ा बहुत बिड इंक्रीज कीजिए, नॉट सो मच, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप बिड हाई है, नेक्स्ट डे सडन जो ड्रॉप होता है उसमें आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाता है बजट। सो बहुत ही अच्छा इंसाइट था, क्योंकि बहुत सारे सेलर सोचते थे कि नहीं, पैसा जितना ज़्यादा खर्च करेंगे हम लोग एड्स के ऊपर, उतना ही हमारा सेल ज़्यादा दिखाएगा एड्स अमेज़न। एक चीज़ है, मैं सुना था आपके प्रीवियस वीडियोस में भी, कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा अच्छा सेल हो रहा है तो उसको कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो चला जाता है तो उसका क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये थोड़ा हम डिस्कस करते हैं प्लीज़। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स क्या है कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट का भी स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाते हैं और आउट ऑफ स्टॉक चला गया, फिर उनको मेहनत करना पड़ता है वो सेल्स लाने में। ये ना ऐसी चीज है कि अमेज़न जो है वो बायर सेंट्रिक मार्केट है, मतलब वो हमेशा प्रायोरिटी देगा कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स अगर एक कीवर्ड सर्च कर रहा है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट पहले रैंक हो रहा था फर्स्ट पेज पे, सोचिए फर्स्ट पेज पे 3rd पोजीशन पे, अभी आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो कस्टमर सर्च कर रहा है। अभी अमेज़न तो वो वाला जो स्पेस है उसको फिल करना होगा, वो क्या करता है, जो सेकंड रेलेवेंट प्रोडक्ट है उसको शो कर देता है। इसमें क्या हुआ, जैसे आपका सेकंड रेलेवेंट कंपटीटर को सेल आ गया, उनका कन्वर्जन रेट अच्छा आ गया, उनका रैंकिंग आ गया जाता है। और ये चीज में क्या होता है, उनका रैंकिंग आगे आ गया तो अभी आपका प्लेसमेंट हट गया। अब जब आप फिर से वापस आते हैं तब आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर से अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि चलो नहीं, मैं अभी भी वर्दी हूँ उस पोजीशन के लिए। तब आपको फिर से थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा एग्रेसिव जाना पड़ता है एड्स में, ताकि अमेज़न फिर से देख सके अरे नहीं, इसका तो फिर से कन्वर्जन रेट अच्छा हो गया। तो इस तरीके से जनरली ये काम करता है। अगर आप हट जाते हैं, कितना लंबे टाइम के लिए हटते हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा लंबा हो गया तो आपको ज्यादा फोर्स करना होगा। हम लोगों ने ऐसे भी प्रोडक्ट्स देखा है जो इतना लंबा गैप हो गया कि वो वापस आया ही नहीं,
मतलब वापस रैंकिंग ओके। उनको मिला ही नहीं क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया उस टाइम में। तो हुँ, हुँ, ये सब चीज़ बहुत ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि अगर आप फ़ोकस नहीं है आउट ऑफ स्टॉक लेके, तो आपको हुँ। करना चाहिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस। जी। ओके, ओके। सेलर्स जो भी प्रोडक्ट आपका अच्छा सेल हो रहा है, उसका हमेशा स्टॉक पे ध्यान दें, कभी भी उसको आउट ऑफ स्टॉक जाने ना दें। एंड एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आपका कोई सेलर था, वो उन्होंने मल्टीपल स्टेट्स में आप अमेज़न वेयरहाउस में प्रोडक्ट्स को सेंड कर दिया। तो अगर कोई नया सेलर है, तो उसको किस स्टेज में ये सोचना चाहिए कि नहीं चलो अब मुझे अमेज़न एफबीए करना चाहिए, अमेज़न एफबीए पे प्रोडक्ट सेंड करना चाहिए? देखिए हम लोग तो जनरली रिकमेंड करते हैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ओके, अमेज़न ऐप में विजिबिलिटी ज़्यादा मिलता है, ठीक है? क्योंकि अच्छा। फर्स्ट जो ट्रस्ट है अमेज़न का, दूसरा जो डिलीवरी टाइम है और हुँ, हुँ। एड्स आपका ज़्यादा शो करता है, ज़्यादा विजिबल होता है जब आपका एफबी में रहता है। तो ओके। एफबीए हमेशा रिकमेंडेड है अनटिल अनलेस आपका ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे वेट हैंडलिंग फीस आपका एफबीएम में से कम लग रहा है। वो पूरा डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिनेरियो में हैं। अगर आपका प्रोडक्ट नॉर्मल है, ज़्यादा वेट हैंडलिंग फीस में दिक्कत है नहीं, तो मेरे ख्याल से एफबी यूज़ करना बेहतर है क्योंकि आपको बेस्ट। सेल्स जो मिलता है उससे आपका फीस जो एक्स्ट्रा लगता है वो कंपेंसेट हो जाता है। तो अच्छा। वही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। आप अगर देखते हैं कि आप एक स्टेट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप 30-40 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं हुँ, और आप सिर्फ एक ही स्टेट से फुलफिल कर रहे हैं, एक ही स्टेट का वेयरहाउस यूज कर रहे हैं, तब आप अपना जो सीए है उससे पूछे कि सीए जी मेरा कौन सा स्टेट से ज्यादा ऑर्डर ऑर्डर हो रहा है। तो वो आपको बताएगा हुँ, कि चलो ये 3 स्टेट है जहाँ से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है। तो आप क्या हुँ, करते हैं, तुरंत जाके उस स्टेट में रजिस्टर कर लेते हैं वीपीओबी वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उस स्टेट का आपको जीएसटी मिल जाता है। जैसे उस हुँ, स्टेट का हुँ। जीएसटी मिल जाता है आप सेम पैन कार्ड के ऊपर, तो आप वहाँ आपका एफबीए रजिस्टर कर सकते हैं। तो सोचिए ओके। आपने अभी दिल्ली में सेल कर रहे थे, अभी आपने गुजरात में रजिस्टर किया, गुजरात का 5-6 वेयरहाउसेस आपके नाम पे हो गया। अभी कोई भी कस्टमर अगर गुजरात से हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है, आपने डेटा देखा है कि कस्टमर्स गुजरात से बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो अभी आपका हुँ। डिलीवरी टाइम फास्ट हो गया, अभी आपका ऑर्डर रेशियो भी ज़्यादा हो जाएगा, जो सेम चीज़ हुआ हम लोग के क्लाइंट के साथ। जी। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे क्लाइंट्स को आप कैटर कर रहे हैं, तो इसमें आप यूएसए के क्लाइंट्स कितने रेशियो में हैं और इंडियन क्लाइंट्स कितने रेशियो में आपके पास? लगभग हम लोग अभी 60 टू 65 क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं, स्टार्टिंग ओके। फ्रॉम इंडियन D2C ब्रांड्स जो फंडेड है, टू हुँ, हुँ। ग्लोबल सेलर्स जो इंडिया से यूएस में सेल कर रहे हैं, टू डायरेक्ट यूएस ओके, सेलर्स। तो ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हम लोग के पास है वो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80% इंडियन क्लाइंट्स हैं। ग्रेट। या तो इंडियन क्लाइंट्स जो ग्लोबली सेल कर रहे हैं। ग्लोबल बाकी जो सेल है कर रहे वो हैं। होगा यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, उस सब क्लाइंट्स। सो अमेज़न.com के ऊपर सेल करने का जो प्रोसेस है और डॉट इन पे जो है पूरा सेम है या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने रहते हैं कि पूरा प्रोसेस सेम रहता नहीं, है? पूरा सेम ही प्रोसेस है, आपका एग्ज़ैक्ट सेम ही एल्गोरिथम है, बस वहाँ हुँ, पे हुँ। बिड्स हाई है क्योंकि आप ऑब्वियसली हाई सेलिंग प्राइस पे सेल करेंगे, यूएसडी में। प्रॉफिट ज़्यादा जी, होगा। तो एडवर्टाइज़िंग में स्पेंड ज़्यादा होता है, कॉम्पिटिटिव है मार्केट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ इंडिया, हुँ, लेकिन इंडिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हुँ, हुँ। हर एक मार्केट प्लेस का प्रोज़ एंड कॉन्स है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सेलर्स ने हमको दिए हुए थे पूछने के लिए आपसे। बहुत ही अच्छा इंसाइटफुल हमारा सेशंस था। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारे सेलर्स में भी जी, जी, इंटरेस्टेड जी। होंगे। किस तरीके से सेलर्स आपको रीच आउट कर पाएँगे आप? जी, जी, बिल्कुल आप जा सकते हैं regromedia.com REGROMEDIA media.com वहाँ पे अपना केस स्टडीज़ है, आप जाके वहाँ पे शेड्यूलर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम में से कोई आपको कॉल करेगा एंड आपका अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ़ उन्हीं क्लाइंट्स को ले रहे हैं जो मिनिमम 30 लाख पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ताकि ओके। क्वालिटी भी हम लोग मेंटेन कर सकें, द हुँ, अमाउंट ऑफ हुँ। डिलीवरी दैट वी आर गिविंग। सो थैंक यू सैमी फॉर दिस सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ सभी सेलर्स के लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। सो थैंक यू। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.